Hello students, welcome to today's video lecture. I am Kapil Pundir, PGT Mathematics. KV number 1, Satna. And you must be doing the chapter of integrals. And today we will discuss definite integrals. So let's start without wasting time. What are definite integrals? Today we will discuss definite integration in two ways, finding in two ways. The first way is definite integral as the limit of a sum. Now what is the meaning of this? For this, let me draw a diagram for you. These are my x's, and here I put the value of x, and here I put the value of fx, and this is the function graph of my function. Now if you want to find the area of this, आप इसका जो है एरिया फाइंड करना चाहते हैं इस कर्व के नीचे का, ये वाला. How to find it? We know how to find the area of rectangle, triangle, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, क्योंकि उनकी जो है लाइंस स्ट्रेट लाइंस होती है ना, जो उनकी साइड्स होती हैं. पॉलीगन्स को हम निकाल सकते हैं, बट हेयर द कर्व इट इज अ कर्व है ना, वो मुड़ रही है, तो यहाँ पर आप वो फॉर्मूले नहीं लगा सकते ट्रायंगल रेक्टेंगल का. कैसे फाइंड करें, आइए देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लेते हैं. मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ. मैं सबसे पहले इसको सिर्फ एक रेक्टेंगल में ब्रेक करता हूँ. मैं बीच में एक पॉइंट लेता हूँ, दैट इज x0, और मैं उसको यहाँ पर मिला देता हूँ. अब अगर मैं यहाँ पर आपको देखेंगे 3 लाइंस हैं, इसको x1 लेते हैं क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है तो x1 लिया, और मैं इनको अगर मिला दूँ रेक्टेंगल्स कंप्लीट करने के लिए, सो द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कर्व, और इतना जो है एरिया वो एक्स्ट्रा आ गया है ना. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन एरिया अंडर कर्व. ओके, नो प्रॉब्लम. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको ज़्यादा पॉइंट्स में डिवाइड कर देता हूँ. अभी मैंने एक ही पॉइंट बनाया था, अब मैं और पॉइंट्स बना देता हूँ. मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ x2, एंड आई विल टेक अ पॉइंट x3 here. Now for x2 the curve goes like this, for x3 the curve is like this, and if I complete the rectangles it will be like this. और अब अगर आप इन रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो फिर से आपके पास कुछ एरिया एक्स्ट्रा आ जाएगा, बट दिस टाइम ये जो एक्स्ट्रा एरिया है रेड कलर वाला, वो ग्रीन कलर वाले से ज़्यादा है ना, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ x है ना इंक्रीज कर दिया. जितना मैंने पार्टीशन, जो रेक्टेंगल की वेड्थ थी, चौड़ाई थी, वो मैंने कम कर दी, रेक्टेंगल्स बढ़ गए. एक बार और इसी को हम रिपीट करते हैं. नाउ आई एम टेकिंग मोर पॉइंट्स लाइक x4, x5, x6, x7. अब मैं जब इनको रेक्टेंगल्स को कंप्लीट करता हूँ, इन लाइट जहाँ पर कर्व को टच करती है वहाँ तक ले गए, और उसके बाद इसको रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दिया लाइक दिस एंड दिस एंड लाइक दिस. अब मैं जब इन रेक्टेंगल्स का टोटल एरिया निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स. ठीक है, तो क्या होगा, फिर से मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा बचेगा.
लेकिन आप देखेंगे कि इस बार जो येलो ब्लू एरिया है, ब्लू एरिया रेड एरिया से कम एक्स्ट्रा बच रहा है ना, वो बिल्कुल कर्व के पास जाता जा रहा है ना। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड कि जब मेरा जो लिमिट है n की, n का मतलब है जितने मैंने रेक्टेंगल्स बनाए, वो इन्फिनिटी चली जाएगी। मैं बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना दूंगा बिल्कुल पतले पतले, जैसे ऑनियन होती है आपके घर में, प्याज होती है, उसकी जो लेयर्स होती हैं सबसे पतले वाली, अगर मैं उतने पतले पतले रेक्टेंगल्स बना दूं इनफाइनेटली मैंने ए और बी के बीच में, तो जो एक्स्ट्रा एरिया है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और टोटल अगर उनका सम कर दें हम लेयर्स का, एरिया का उनके जो बना रहे हैं, तो जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया अंडर कर्व के। तो मेरे कर्व के नीचे का एरिया मैं आसानी से निकाल सकता हूं। इस तरह से मैं उसको निकाल पाऊंगा। अब इसको लिखने का एक और तरीका है, थोड़ा मैथमेटिकल वे में लिखते हैं इसको। जो पॉइंट्स मैंने रैंडमली 1 2 3 इधर उधर डाल दिए थे, उनका थोड़ा सा ठीक से डालते हैं। मैं इसको आपके लिए दोबारा बनाता हूँ एक बार। ये मैं बना लेता हूँ एक्सिस, और इनको नाम देते हैं, यहाँ पर x की वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर मेरे पास में fx की वैल्यूज आएंगी। ग्राफ फिर से बना लेते हैं, और ये मेरे पास में पॉइंट है A और ये मेरे पास में पॉइंट है B। ओके, नाउ अब मुझे एरिया फाइंड करना है, तो मैं पॉइंट्स बनाता हूँ। पहले पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं इसको x0 नाम दे देते हैं, a को। देन एट h डिस्टेंस, h इज़ वेरी स्मॉल, अब वो आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा दूर बना रहे हैं, बट h इज़ वेरी स्मॉल। ये इसको h डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी a प्लस h, ठीक है, क्योंकि a तो यहाँ तक था और उसमें h और ऐड कर दिया, तो नए पॉइंट पर पहुँचने के लिए a प्लस h। फिर ऐसे ही h डिस्टेंस पर मैं एक और पॉइंट बनाऊंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा बिल्कुल बारीक, और उसको, उस पॉइंट का नाम हो जाएगा, 2 बार h ऐड हुआ तो a प्लस 2h। फिर सिमिलरली h डिस्टेंस पर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा और ये हो जाएगा a प्लस 3h। और आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि जैसे हर बार नया पॉइंट बनाने के लिए हम उसमें एक h ऐड कर देते हैं, तो इसी तरह से मेरे पास में क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, a प्लस 2h 3h 4h एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और जब एंड में b तक पहुंचेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में a प्लस nth पॉइंट होगा, लास्ट होगा, तो हो जाएगा nh। अब n से एक पॉइंट पहले वाला क्या होगा, इसको अगर ये h डिस्टेंस है तो इस पॉइंट की वैल्यू होगी a प्लस n माइनस 1h। क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1h, क्योंकि b n इंटू h है, n टाइम्स वाला है, तो उससे पहले वाले में n माइनस 1 आ जाएगा। अब ये बात हुई, ठीक है। अब जो सारे रेक्टेंगल्स थे उनकी विड्थ कितनी हो गई, h, सबकी चौड़ाई कितनी है, h h h। अब बात आती है उनकी लेंथ की, वो सबकी बदल रही है, कैसे निकालेंगे। एट पॉइंट x0 द हाइट और द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज f x0। एट a प्लस h द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज f ऑफ a प्लस h। यही तो उस हाइट होगी रेक्टेंगल की, इसको हम एफ ए भी लिख सकते हैं। ऐसे फॉर एफ ए प्लस 2h हमारे पास में वैल्यू होगी एफ ए प्लस 2h, जो हाइट हो गया ना, जितना हाइट पर मेरा फंक्शन होगा वही मेरी हाइट बन जाएगी। एंड इसी तरह a प्लस 3h के लिए मेरे पास होगी एफ ए प्लस 3h। और फॉर लास्ट के लिए मेरे पास में क्या हो जाएगी, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब आप सोच सकते हैं कि भाई आपने सर लास्ट वाला क्यों छोड़ दिया, b की वैल्यू, क्योंकि जब हम रेक्टेंगल लेंगे, हर रेक्टेंगल अगर मुझे बहुत सारे काउंट करने हैं, तो ये तो मैं उनकी लेफ्ट साइड वाली साइड लूँगा, सबकी लेफ्ट 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 लेफ्ट, तो सारे काउंट हो जाएंगे, या फिर मैं सबकी राइट साइड वाली साइड्स लूँगा, तो सारे काउंट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने लेफ्ट वाली साइड ली सबकी, तो मेरे पास में मैं लेफ्ट वाली साइड ले रहा हूँ ना शुरू वाले रेक्टेंगल से, तो मैं लेफ्ट वाली साइड तक रुक जाऊँगा। अगर मैं राइट साइड को, इसको भी दोबारा से लूँगा, तो
तो वो रिपीट हो जाएगा मेरा लास्ट वाला रेक्टेंगल का एरिया। अब देखिए मेरे पास हर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ गई, हर रेक्टेंगल की हाइट आ गई, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मेरे पास में, रेक्टेंगल का एरिया होता है मेरे पास में इसको मैं उठाकर यहाँ लिख लेता हूँ अपने पास पहले, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ लेट्स राइट, अब लिखते हैं हम कि क्या होगा रेक्टेंगल का एरिया। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, ये हमको पता है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट की मेरे पास में जो ब्रेड्थ है वो है h, मैं लिख रहा हूँ टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, वो है मेरे पास में h मल्टीप्लाई एफ ए, ठीक है। उसकी ब्रेड्थ हुई h, चौड़ाई तो h है रेक्टेंगल और उसकी हाइट कितनी है एफ ए, ठीक है, हम रेक्टेंगल की मान रहे हैं। फिर प्लस हो जाएगा h मल्टीप्लाई एफ ए प्लस h दूसरा रेक्टेंगल, फिर प्लस h एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा एफ ए प्लस n माइनस 1h, हम एक कम तक रुकेंगे ताकि रेक्टेंगल एक बार ही सारे काउंट हों। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। उसके बाद अब यहाँ पर ये तो हुआ रेक्टेंगल्स का एरिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ से मैं h की वैल्यू कैसे निकालूँ, h कितना है, कैसे फाइंड किया जाए, मैं बताता हूँ। अब ये देखिए ज़रा, जो यहाँ पर हमने b की वैल्यू निकाली थी, b इक्वल्स टू a प्लस एन एच, इसको ज़रा लिख लेते हैं, b इक्वल्स टू a प्लस एन एच। क्या आप यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू आएगी, b माइनस a इक्वल्स टू एन एच, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b माइनस a डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू h, ये हमारे पास में h की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब मैं टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा तो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल में जहाँ जहाँ h है सब में उसको कॉमन ले सकते हैं हम बार, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होगा, मैं सारा h कॉमन ले लूँगा हर टर्म में से और बाहर बच जाएगा मेरे पास में एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h, दीज आर द वैल्यूज। ओके, अब दूसरी कंडीशन, हमने कहा था कि रेक्टेंगल्स तो बनाने हैं, लेकिन रेक्टेंगल्स कितने बनाने हैं, n की वैल्यू कितनी करनी है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितना करना है मुझे, वो बहुत बड़ा करना है, यानी कि इन्फिनिटी। तो मेरे पास में क्या होगा, फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया अंडर कर्व। मैं लिख लेता हूँ एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व कितना होगा मेरे पास में, वो होएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, भी हमने डेरिवेशन निकाला है, बिल्कुल एकदम इसके ऊपर लिखा, उसको लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू h। ये मेरे पास में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं h की वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू इन्फिनिटी पर जाएगी और h की जगह आ जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। वेरी गुड। एंड दिस इज एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h सो ऑन, एंड सिमिलरली हेयर एफ ए प्लस एन माइनस 1, है ना, एक कम तक जाएंगे और ये हो गया मेरे पास में। तो अब बात आती है कि एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या है।
जब हम कुछ चीज़ें सम करते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं समेशन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जब मेरे पास में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ऐसे हों, है ना, और उनको मुझे सम करना हो, अलग अलग पॉइंट्स हैं सब, तो हम यूज़ करते हैं सम। इसको हम नाम देते हैं समेशन। इस सिंबल को क्या नाम देते हैं? समेशन। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे करीब करीब हों, बिल्कुल मिले हुए, ऐसे बिल्कुल पास पास पॉइंट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत छोटे छोटे हैं, आप बिल्कुल बारीक, है ना, कंटिन्यूस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूस हैं, उन सब को अगर आपको क्या करना हो, ऐड करना हो, तो उसके लिए एक नया सिंबल दिया जाता है। उस सिंबल, और वो सिंबल होता है ये। इसी सिंबल को आप क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल। ठीक है। अब पहले वाले में क्या था, सारी वैल्यूज दूर दूर थी, अलग अलग वैल्यू सबकी, हर पॉइंट की अलग वैल्यू थी, उसको कहते हैं डिस्क्रीट। उसके लिए जब हमें ऐड करना होता है तो वी विल यूज समेशन, सिंबल ऑफ समेशन। एंड बट व्हेन द वैल्यूज आर कंटिन्यूअस, जब वैल्यूज कंटिन्यूअस होती है, बिल्कुल पास 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 बिल्कुल, और बहुत छोटे छोटे, उन सबको मुझे ऐड करना होता है ना। अब मुझे पता भी नहीं उस छोटे से रेक्टेंगल के अंदर कितना आएगा, बिल्कुल बारीक सा, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पता है ए और बी के बीच में है। तो जब इसको ऐड करना है तो मुझे पता है, मैंने कहा कि भाई ए से लेकर बी तक, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ दूसरे से, ए से लेकर बी तक के बीच में जितने भी सारे ये बिल्कुल बारीक बारीक रेक्टेंगल्स आएंगे, उन सबको मुझे ऐड करना है। इसलिए उस सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इंटीग्रल से, है ना। ये कंटिन्यूस को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको लिखूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, और जिस फंक्शन का मेरे पास वो ग्राफ था f(x) और साथ में उसके dx। ठीक है, ये हुआ हमारे पास में फंक्शन। अब आप कहेंगे कि इसका नाम लिमिट ऑफ सम क्यों है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सम किए हुए हैं फंक्शंस के, और फिर उसकी ले ली हमने लिमिट, इसीलिए इस मेथड को कहते हैं लिमिट ऑफ सम। और ये है मेरे पास में डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये होता है हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ सम। ठीक है, अब इसको हम लोग रखेंगे याद, क्योंकि ये हमारे पास में होगा डेफिनेट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ सम। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, उनको एग्जांपल्स की हेल्प से हमें कंसेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। ट्राई करते हैं। अब हमारे काम का ये कंसेप्ट, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 x² + 1 dx एज द लिमिट ऑफ अ सम। इसको मुझे लिमिट ऑफ सम की तरह ट्रीट करना है, इसका वैल्यू निकालनी है, इस डेफिनेट इंटीग्रल की। सम ऑफ माई ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्व किया मैंने? a = 0 है, लोअर लिमिट जहाँ से शुरू करनी है 0 से, और b की वैल्यू जहाँ तक मुझे निकालना है डेफिनेट इंटीग्रल, वो मेरे पास में 2, और मेरे पास में फंक्शन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन? इट इज x² + 1। ओके स्टूडेंट्स, डन। अब यहाँ से क्या हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। h की वैल्यू थी b - a डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 0/n, तो h आ जाएगा मेरे पास में 2/n। तो इसको भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब अपने इस जो डेरिवेशन निकाला था हम उसकी हेल्प से निकालते हैं। मेरे पास में हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, 0 to 2 x² + 1 dx = लिमिट n टेंड्स टू 0। सबसे पहले क्या आता है? b - a डिवाइडेड बाय n, तो b - a डिवाइडेड बाय n यानी कि h, उसकी वैल्यू आ रही है 2/n। ये हमने निकाली ना, a ये रहा, b ये रहा, तो आप इनकी जब वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 2/n आएगा। फिर ब्रैकेट में लिखना है fa की वैल्यू कितनी है? 0, मैं लिख लेता हूँ f0 प्लस, फिर लिखना है a + h, a की वैल्यू 0 और h की वैल्यू हमने निकाली 2/n, तो ये हो जाएगा 2/n।
n, फिर प्लस f, फिर क्या आता है एफ ए प्लस 2h, h की वैल्यू 0 है और h की जगह हम 2/n रखेंगे तो ये बन जाएगा 4/n एंड सो ऑन। जब इस तरह से हम आगे चलेंगे तो आ जाएंगे हम एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच पर, तो ये बन जाएगा a की वैल्यू 0 और n माइनस 1 इंटू एच, h की वैल्यू आप क्या रखेंगे 2/n, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1, ये तो ऊपर से आया और अपॉन में n, ये मेरे पास में वैल्यू हो गई। अब अगर आप इसको लिमिट को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। अब इसको कैलकुलेट करते हैं ज़रा, फंक्शंस को उनको उनकी फॉर्म में लिख लेते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/n, और ये हो जाएगा मेरे पास में f0 की वैल्यू कितनी आएगी, जब आप इसके अंदर रखेंगे तो ये आएगा 0² प्लस 1 प्लस f2n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2/n का स्क्वायर प्लस 1, फिर f4n प्लस 4/n की वैल्यू कितनी आएगी 4/n स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन, इट विल गो लाइक दिस 2n माइनस 1/n स्क्वायर माइनस 1, लास्ट फंक्शन की वैल्यू ये आई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस। Now what will happen, you will see there are how many n's, this is for 0 1 2 3 है ना, इससे शुरू करते तो इधर से 1 2 3 और यहाँ तक मेरे पास में n होंगे क्योंकि आपको याद है पहला हमने 0 वाले से शुरू किया था a सिंपल, फिर उसके बाद h 2h 3h 4h, तो n माइनस 1 तो यहाँ से आए टाइम्स 1 और एक यहाँ से आया, तो मेरे पास कितने बार 1 हो गया n टर्म्स हो गई। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 2 को मैं लिख लेता हूँ बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, देन n टाइम्स है तो 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मेनी टाइम्स इट इज n टर्म्स, कितनी बार आया है n टर्म्स है। ठीक है, प्लस अब क्या क्या बचेगा मेरे पास, ये वाली टर्म बचेगी, ये हो जाएगा मेरे पास में 2/n स्क्वायर प्लस 4/n स्क्वायर प्लस सॉन एंड 2n माइनस 1 स्क्वायर/n स्क्वायर, इसको मैंने अलग अलग कर लिया। अब इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास में क्या बनेगा, 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, इधर 1 को n टाइम्स जोड़ना है 1 प्लस 1, अब 1 को 2 बार जोड़ेंगे 1 प्लस 1 तो आपका आंसर 2 आएगा। इफ़ यू ऐड 3 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 1 तो योर आंसर विल बी 3। इफ़ यू ऐड 4 टाइम्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो योर आंसर विल बी 4। नाउ यू आर एडिंग 1 n टाइम्स so your answer will be n plus. Now from the second bracket I can take n square as common and I will get 2 square plus 4 square and 6 square and plus 2n minus 1 square। ठीक है, यहाँ तक सिंप्लीफाई हुआ। अब क्या होगा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 1/n n प्लस, अब इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, सो इट विल बिकम 2 स्क्वायर/n स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास में आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने ये देखिए सारे नेचुरल नंबर्स का मेरे पास स्क्वायर जा रहा है n माइनस 1 तक। अब इसको और थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n n प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी, इसको जब हमें याद है समीशन करते हैं स्क्वायर्स के टर्म्स का तो वो हो जाएगी n माइनस 1 n 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में और
वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपके पास में 2 मल्टीप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/3 1 माइनस 1/n 2 माइनस 1/n। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और जब n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे यू विल गेट 1 प्लस 4/3 एंड दैट इज वैल्यू 14/3। ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन विद लाइक सम ऑफ लिमिट्स। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज योर असाइनमेंट? योर असाइनमेंट अबाउट इंटीग्रल इज यू विल ट्राई द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.8। ट्राई द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.8। very easy simple questions. Okay, now what we will do, let's move to the second part of finding definite integration. For finding definite integration from other way, the method is we use the fundamental theorems of integral calculus. क्या है? fundamental theorems of integral calculus। इंटीग्रल कैलकुलस के फंडामेंटल थ्योरम्स से क्या क्या है? दो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम ऑफ, जिनकी हेल्प से हम इंटीग्रल फाइंड करने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरम ऑफ, वेट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट कंप्लीट and the complete way is first fundamental theorem of integral calculus। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? उन्होंने कहा कि आपके पास में एक फंक्शन था जिसका आपने अभी ऊपर कर्व बनाया था, फिर नीचे आपके पास में एरिया आएगा, है ना, कर्व के नीचे एरिया है, उसका भी एक फंक्शन होगा। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपके पास एरिया आता चला जाएगा। दे से कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? वो हो जाता है उस कर्व के फंक्शन के इक्वल। कोई भी आप x अगर उठाते हैं a से b के बीच में तो उसके लिए सही होगा। ओके, सो दिस इज द वे। ये एक तरीका है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वे। व्हाट इज द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम सेज कि अगर आप जो कर्व फंक्शन है उसका अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास में एक फंक्शन आता है। यहां तक ठीक हुई। एंटी डेरिवेटिव अगर है इसका, ठीक है, ये हमने, ये क्या था? एंटी डेरिवेटिव। ये हम लोगों ने इसी चैप्टर्स में पीछे पढ़ा है। अब इसी को अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? आपके पास में जो फंक्शन आया है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। और इस तरह से लिखने का मतलब क्या है? इस तरह से लिखने का मतलब है आप फंक्शन की पहले अपर लिमिट पर वैल्यू निकालिए और माइनस कर के उस फंक्शन की लोअर लिमिट पर वैल्यू निकालिए। तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग एक और तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रल को सोल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद सम। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके पास में कि मुझे डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है 2 to 3 x² dx। ओके, मुझे कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि x² का इंटीग्रेशन कितना होता है? वो होता है मेरे पास में x³। उसको साइड में करते हैं। जो हमें वी नो दैट
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज, क्या होता है, एक्स 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, है ना, ऐसे हमने पढ़ा था। इट विल बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट कैपिटल एफ एक्स, एंड है ना, ये फंक्शन आ जाएगा। अब सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि आपको अगर इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक्स क्यूब अपॉन 3 को पहले तो इस फॉर्म में लिखेंगे कि ए से बी में निकालना है, उसके बाद पहले अपर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह और माइनस में आप क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, ऐसे करते हैं ना। अब हमारे पास में वैल्यूज़ क्या क्या हैं, ए और बी की वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ए की जगह है मेरे पास में 2 और बी की जगह है मेरे पास में 3। इसी तरह से यहाँ पर भी रिप्लेस कर देते हैं, बी की जगह हम कर देते हैं 3 और ए की जगह कर देते हैं हम 2, ठीक है, जैसे ऊपर किया था हमने। तो यहाँ पर आपके पास जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, और जब इसको भी सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ जाएगा 19 माइनस अब डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज अ वे ऑफ फाइंडिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजियर वे। इसी को हम लोग आगे के एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में, चैप्टर्स में इसको यूज करेंगे। ये मेथड ईजी है क्योंकि आपको उसका इंटीग्रल निकालना आता है, बस आपको क्या करना है, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यूज रखनी है। अब इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन पार्शियल जो फ्रैक्शन है उसकी हेल्प से करते हैं हम। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे पास में है, हमें फाइंड करने को कह रहा है कि 1 to 2 x dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2, इसको फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम सिंपल इंटीग्रल फाइंड करेंगे उसको, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल तो बाद में रखेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x अपॉन x प्लस 1, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करते हैं, इसको हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास में आएगा x प्लस 1 x प्लस 2 a मल्टीप्लाई x प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस 1। ये समझ आएगा ना, जैसे एलसीएम लेते हैं, सिंपल मैंने बस एलसीएम लिया। इधर से है x प्लस 1 x प्लस 2, ओके। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले न्यूमरेटर को ओपन कर लेते, तो ax प्लस a2 प्लस bx प्लस b अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, x डिवाइडेड बाई इधर भी x प्लस 1 x प्लस 2। अब जब आप दोनों ऊपर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म्स और क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में कितनी है, इधर है मेरे पास में प्लस में 0, और राइट साइड में कितनी है, एक तो ये है 2a प्लस एक है ये 2a प्लस b, एक तो यहाँ से आई। फिर x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1, इधर x का कोफिशिएंट कितना है, एक तो ये है a प्लस इधर है b। अब इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, b कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास में बचेगा -1 इक्वल्स टू 2a माइनस a, और ये आ जाएगा -1 इक्वल्स टू a। a की वैल्यू आ गई -1, इस वैल्यू को उठाकर रख देते हैं इस इक्वेशन में। क्या है मेरे पास में, इधर लिखता हूँ मैं 1 इक्वल्स टू a प्लस b, ये इक्वेशन थी ना, a की जगह मैंने रखा -1 प्लस b। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आएगी b की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब इन a और b की वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर और यहाँ पर रखते हैं। मैं दोबारा से लिखता हूँ उसको, ये बनेगा x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2। सबसे पहले क्या है, a अपॉन x प्लस 1,
तो a की वैल्यू -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस फिर क्या है b अपॉन x प्लस 2, देन आई विल राइट वैल्यू ऑफ b इज 2 अपॉन x प्लस 2। तो मैंने इसको, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन आपने लास्ट वीडियो में किया होगा, ये हमने इसको कर दिया, डन। नाउ वी विल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। पहले तो सिंपल इंटीग्रेशन निकालना है ना, क्या होगा, इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, और राइट साइड में भी क्या होगा मेरे पास में -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। अब राइट साइड में वो सेपरेट हो जाएगा, -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 dx। ओके, इसको हमें पता है, क्या पता है हमें, हमारे पास में फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू log x, ठीक है, ये हमें पता है। अब और प्लस में आता है c। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर से वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसकी, ये हो जाएगा माइनस log x प्लस 1, ठीक है, ये इजी स्टफ, प्लस 2 log x प्लस 2, ठीक है, ये मेरे पास में आ गई। और ये किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। मेरे पास वैल्यू fx की आती है ना जब डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालने की बात आती है। तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे हम, सिंपल इंटीग्रेशन तो आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखते हैं क्या है हमारे पास में। डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 1 and 2, रख देते हैं इसको, इट विल बी 1 and 2 एंड सो इट विल इक्वल टू f2 minus f1। so now let's put the value of 2 and 1, it will become minus log 2 plus 1 plus 2 log 2 plus 2। ये किसकी वैल्यू आई, f2 की वैल्यू आई, मैंने बस f2 रखा, फिर माइनस लगाकर 1 की वैल्यू रखते हैं, माइनस log 1 plus 1 plus 2 log 1 plus 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं ज़रा हम, ये आएगा मेरे पास में माइनस log 3 प्लस 2 log 4, ये हो गया, ये हो गया, देन दिस प्लस log 2, देन दिस minus 2 log 3, and when you simplify this minus log 3 minus 2 log 3, it will become minus 3 log 3 plus log 2 plus 2 log 4। ओके, और इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास में क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसको कर लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। क्या हो जाएगा मेरे पास में, इट विल बिकम -3 को हम ले जाते हैं यहाँ पर, मैंने कौन सी आइडेंटिटी में यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ कि n log m इक्वल्स टू log m टू द पावर n, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो इट विल बिकम log, माइनस को यहीं पर रखते हैं, 3 टू द पावर 3 प्लस, ये इसको, इससे क्या बनेगा मेरे पास में, इसको भी ऐसे लिखते हैं पहले, log 2 प्लस log 4 टू द पावर 2, सो इट विल बिकम माइनस log 27 प्लस log 2 प्लस log 16। ओके, नाउ आई विल यूज अनदर आइडेंटिटी, आई नो दैट log m प्लस log n इक्वल होता है log m n। Let's write this with yellow color so that it seems different. Log m plus log n equals to log m n.
So it will become minus log 27 as it is, and when you will add this it will become log 2 multiply 16. It will become minus log 27 plus log 32. Now we will use another formula, that is log m minus log n equals to log m divided by n. ये क्या होगा, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, इट विल गिव, यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये बन जाएगा log 32 डिवाइडेड बाय 27. तो ये आपकी जो डेफिनेट इंटीग्रल था जहाँ से हमने शुरू किया था 1 to 2 x dx x plus 1 x plus 2, ये वैल्यू हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रल की आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेफिनेट integral. I hope it is easy. Okay, now these are, so we studied the definite integration by two types. First, now let's recap what we have studied. For this, let me give you the assignment. Try questions of exercise 7.9. Okay. Now let's recap what we have studied today. We started studying definite integrals and indefinite integrals. In definite integrals, we first saw the definite integral as the limit of a sum. उसको लिमिट, सम की लिमिट के रूप में हम उसको जानते हैं. कैसे जानते हैं? मेरे पास अगर मुझे कर्व का एरिया फाइंड करना था तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट इनटू वेरी स्मॉल रेक्टेंगल्स, वेरी थिन, वेरी स्मॉल रेक्टेंगल्स, बहुत पतले पतले बारीक बारीक रेक्टेंगल्स में ब्रेक किया, और उन सब रेक्टेंगल्स का मैंने निकाल लिया एरिया. और जैसे ही रेक्टेंगल्स का नंबर इन्फिनिटी जा रहा है एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो एक्स्ट्रा एरिया है वो कम होता चला जा रहा है और मेरे पास में एरिया अंडर कर्व आ जा रहा है. इसी चीज़ को जब मैंने मैथमेटिकली नोटेट किया तो b की वैल्यू ही b इक्वल्स टू a प्लस एन एच, और हर पॉइंट की मेरे पास में वैल्यूज आ गई. फिर हमने यहाँ से b माइनस ए अपॉन एन से h की वैल्यू निकाली. दूसरा हमने पढ़ा समेशन और इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है. जब हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं सब अलग अलग, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8, तो वहाँ पर हम समेशन लगाते हैं. और जब मेरे पास में वैल्यूज कंटिन्यूस हो, बहुत है ना, बिल्कुल कंटिन्यूस, जैसे लाइन चलती है बिल्कुल उस तरह से क्लोज वैल्यूज हो, उनको जब हमको सम करना है तो हम उसको कहते हैं, उसको इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर वो बाउंडेड हो कि मेरे पास में a और b के बीच में उन सब का सम करना है तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं, उसकी लिमिट्स बना देते हैं. नाउ द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज a, उन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लिया. देन वी पुट द लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी. जैसे मैंने टेंड्स टू इन्फिनिटी रखी, मेरे पास में एरिया अंडर कर्व आ गया, और उस एरिया अंडर कर्व क्योंकि बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स का सम था तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया इंटीग्रेशन से एफ एक्स इंटू डी एक्स. ओके, देन वी डिड अ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 to 2. उसमें हमने ए, और सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें नोट की, क्या क्या चीज़ें हमने नोट की. सबसे पहले हमने ए की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने बी की वैल्यू फाइंड की, और वहाँ पे हमने एफ एक्स को चेक किया क्या है. देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एच की 2 अपॉन एन. उन सब वैल्यूज़ को हमने अपने डेफिनेट इंटीग्रल वाले फॉर्मूले में रखा, सिंप्लीफाई किया, और एन की लिमिट रखने के पास में हमारा उसके बाद में आंसर आ गया. देन फिर हमने सेकंड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा, वो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल थ्योरम. दो फंडामेंटल थ्योरम थी. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आप एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन, तो वो इक्वल होता है कर्व फंक्शन के, उस बीच में सारे पॉइंट्स के लिए. ये फर्स्ट थी. सेकंड हम लोगों ने पढ़ी कि हमारे पास में अगर कोई इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू है एफ एक्स, और मुझे अगर वो लिमिट में बांधना हो a to h, तो वो क्या होता है, अपर लिमिट पर वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पर वैल्यू. ये हमने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ा.
Then we tried a question x square dx with range x square 2 to 3. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उसका सिंपल इंटीग्रल निकाल लिया x क्यूब अपॉन 3. Then we put the limits 2 to 3. We put the value of upper limit यानी कि 3, then the value of lower limit, and then we calculated the value. Similarly, we did the second question which was based on partial fraction. In this question, we first partial fraction we find the value of simple integral, and then we find the using some logarithmic identities we calculated the value. So thank you for watching our video. Thank you very much.